आज हम लोग इतिहास का क्लास 9 का लेसन 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का ऑब्जेक्टिव करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्मरणीय तथ्य जो है उसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो जो चीज छूटा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। कंप्लीट हो गया था लेसन। पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी का फेफड़ा वन को कहा जाता है। वन के लुप्त होने को वन विनाश कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में वनों को काटने की प्रक्रिया व्यापक हो गई थी, सबसे ज्यादा वन वगैरह काटे जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ करके खेत बनाए गए थे। और 19 सेंचुरी के शुरुआत में सरकार ने क्या समझा था? जंगलों को अनुत्पादक समझा था। और इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल बहुत ज्यादा लुप्त होने लगे थे। तब इंडिया में भी लोग सोचा कि इंडिया से भी बहुत सारा लकड़ी को ले जाया जा सकता है। फिर इंडिया में भी लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जाने लगा। कब काटा गया था? 1850 के दशक में रेल लाइन के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर वन को काटा गया। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं 1850 में भारत में रेल बनना शुरू हो गया था और सबसे पहली बार रेल जो चली थी वो आपका 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला है, चाय, कॉफी और रबड़ के बागान बनाने के लिए यूरोप में प्राकृतिक वनों का भारी हिस्सा साफ किया गया था। बाद में अंग्रेजों को ही जब चिंता होने लगी कि भाई पेड़ का अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने डाइटरिच बेंड्रिस नामक एक पहला वन निदेशक को नियुक्त किया। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। अगला है आपका, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रेंडिस ने की। कब की थी? 1864 में की थी। और 1865 में इन्होंने भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध किया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला है, आज के पारिस्थितिकी विशेषज्ञों का मानना है वैज्ञानिक वानिकी सही नहीं था। वैज्ञानिक वानिकी में क्या था? विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट करके इसके जगह पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए जाते थे। इसी को वैज्ञानिक वानिकी भी कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लोग बागान के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? बागान के नाम से ही जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है आपका कहाँ पे था? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका देहरादून में था, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका था कहाँ पे? तो देहरादून में था, देहरादून, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किए गए। पहला कब हुआ था? 1878 में, और दूसरा 1927 में। जब वन अधिनियम लागू हुआ था 1865 में, इसके बाद दो बार संशोधन हुए, 1878, 1927। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बहुत तरह की झूम और घुमंतू खेती प्रचलित थी। आप लोग सभी जानते हैं एक साल तक एक जगह पर फसल उगाने की पद्धति झूम खेती कहलाती है। फिर वहां पर उगाने के बाद उस जगह को छोड़ करके कहीं और चल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू कृषि को लादिंग कहा जाता है। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। अफ्रीका में चित्रमैन या तावी और श्रीलंका में चेना कहा जाता है। देखिए, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण का आदमी क्या करता है? लाद लेता है। मध्य, मौ से मध्य अमेरिका, मौ से मिल्पा। अफ्रीका के लोग चित्र बड़ा बनाते हैं तो चित्रमैन या फिर तावी। और श्रीलंका के लोग चना खाते हैं। श्रीलंका के लोग क्या खाते हैं? चना खाते हैं, तो श्रीलंका में चेना। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। अगला है आपका, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा बेवर, नेवड़, झूम, अ, पोड़ू, खदांत और कुमरी आदि नामों से जाना जाता है। तो हिंदुस्तान में घुमंतू खेती का नाम बहुत सारा है, ध्यान रखिएगा। धया, पेंदा बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदात, कुमरी। सरकार ने घुमंतू खेती पर बाद में रोक लगाने का फैसला भी किया था, क्योंकि कारण ये था कि सरकार को लगता था इन लोगों से टैक्स नहीं ले पा रहे, इसलिए वे उन्होंने रोक लगा दिया। वन कानून के बनने के कारण जो लोग जंगल के पास रह के शिकार करके जीवन यापन करते थे, अब यह प्रथा क्या हुई थी? गैर कानूनी हो गई थी।
और वन कानून ने लोगों के शिकार के परंपरागत अधिकार छीन लिए, वहीं बड़े जानवरों को आखिर करना एक खेल बन गया। आप लोग जान ही रहे हैं, उस टाइम में बाघ वगैरह बहुत ज्यादा मारा जाता था। एक आदमी था जिन्होंने कितना बाघ मारा था? 400 बाघ मारा था, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल ने 400 बाघों को मारा था। अब आता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने पर बढ़ा कि कई जंगली प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों का मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। काफी समय के बाद पर्यावरणवादियों ने आवाज उठाई कि जंगली जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। मध्यकाल में आदिवासी समुदाय द्वारा वन उत्पाद का व्यापार भी होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने व्यापारिक कंपनी को वन उत्पाद की व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। इजारेदारी मतलब एक एकाधिकार, एक टाइप का समझ लीजिए। एकाधिकार मतलब सिर्फ वही बेच सकता है और कोई नहीं बेच सकता है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत भी की थी। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 ईस्वी में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार और वन उत्पाद के संग्रह पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा, तो बस्तर के लोग परेशान हो गए। कब? 1905 में। कहाँ के लोग परेशान हुए थे? बस्तर के लोग। अब आता है 1910 में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1910 ईस्वी में किसने विद्रोह किया था? तो गुंडाधुर के लोगों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अच्छा, एक चीज और, बस्तर कहाँ पे है? कोई बताएंगे बस्तर कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये ध्यान रखिएगा। बस्तर की अगर बात करें, बस्तर कहाँ पे है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। इसे देखिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पढ़ाया था उस टाइम। बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमा के साथ लगा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी छोर पे आपका बस्तर है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों को बस्तर विद्रोह पर काबू पाने में 3 महीने लग गए। अब आता है इंडोनेशिया की चर्चा होती है। इंडोनेशिया क्या था? तो इंडोनेशिया एक जो है आपका डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया क्या था? डच उपनिवेश था। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आपका दिया हुआ था गुंडाधुर। गुंडाधुर जो नेता था, ये कहाँ का नेता था? तो ये नेथानार गांव का नेता था। गुंडाधुर की अगर बात करें, ये कहाँ का नेता था? तो नेथानार गांव का नेता था। नेथानार गांव, ध्यान रखिएगा। कब विद्रोह किया था? ये 1910 में किया था। किसके तहत बगावत कर रहा था? ये जो है आम का टहनी, मिट्टी का ढेला, मिर्च और तीर से बगावत कर रहा था। अब आते हैं इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। मतलब इंडोनेशिया जो है किसका कब्जा में था? डच लोगों के कब्जा में था। जैसे भारत की बात करें, ब्रिटिशर्स के कब्जा में था, इंडोनेशिया डच की कब्जा में था। उस टाइम में फ्रांसीसी, डच और इंग्लैंड, ये सब बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। इंडोनेशिया का एक मुख्य द्वीप जावा में क्लांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जावा में कौन सा समुदाय था? क्लांग समुदाय। ये क्या थे? कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। कहाँ के? इंडोनेशिया के। वन कानून के खिलाफ कलांग समुदाय 1770 में एक डच किले पर हमला कर प्रतिरोध किया था। कलांग समुदाय ने हमला कब किया था? 1770 में। किस पे किया था? डच किला पर हमला किया था। कलांग समुदाय थे कौन? लकड़हारे और घुमंतू किसान। इंडोनेशिया में 1890 में के आसपास सुरंतिको शामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाना सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। इस थोड़ा एक्स्ट्रा शायद दिया हुआ है। किसने? सुरंतिको शामिन ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? किस गांव के? तो रांदू बलातुंग गांव के रहने वाले थे। ये किस गांव के रहने वाले थे? मैं गांव का नाम लिख दे रहा हूं, रांदू बलातुंग गांव। चलिए देखिएगा। तो इंडोनेशिया में 1890 के आसपास सुरंतिको शामिन, नाम याद रखिएगा। किसने? सुरंतिको शामिन ने 1890, कितना साल के बाद बोल रहा है? लगभग 120 साल के बाद। देख लीजिए, जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ना प्रारंभ कर दिया। उसका मानना था हवा, पानी, जमीन, लकड़ी राज्य की बनाई हुई है, उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। भारत में वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरत को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटना शुरू कर दिया था। अब आते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर। चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल किस पौधे के बीज से निकलता है? महुआ के बीज से निकलता है, बिल्कुल सही है। अगला है आपका
वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अभी जस्ट आप लोग को बताया, वन विनाश कहा जाता है। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्सों पर खेती होती थी? 1/2। 1/6 भाग पर, छठे हिस्से पर खेती होती थी। ध्यान रखिएगा, कितने हिस्से पर? छठे हिस्से पे, यानी 1/6। आज भारत के लगभग कितने भागों में खेती होती है? अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार थोड़ा मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे महुआ नहीं होगा आपका, ये गलत है। साल के पेड़ से जो तेल निकलता है वह चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल होता है। महुआ की बात करें, महुआ से भी तेल निकलता है, लेकिन उसका इस्तेमाल चॉकलेट बनाने में नहीं होता है। इसका एक का आंसर ए होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक का आंसर ए होगा। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का आंसर जो है आपका 1/2 होगा। आज भारत के लगभग आधे भागों पर खेती होती है। कितने भागों पर? आधे भागों पर खेती होती है, ध्यान रखना है। अगला है आपका, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, बलूत। बिल्कुल, बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। अगला है, भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हो गया? 1850 के दशक में प्रारंभ हो गया था, ध्यान रखिएगा। कितना में प्रारंभ हुआ था? 1850। अगला है आपका, अच्छा एक चीज और, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ पे? मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष लगभग कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काट लिए जाते थे? तो 35,000 पेड़ स्लीप, बिल्कुल 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काट लिए जाते थे। अगला है आपका, एक मील लंबी रेल की पटरी बनाने के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता होती थी? तो बताइए कोई। 1760 से 2000। बिल्कुल, 1760 से 2000। अगला है आपका, औपनिवेशिक दौर में किसका इस्तेमाल भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था? हाथियों का। हाथी सबसे ज्यादा उठा सकता है भाई। ऊंट की बात करें, ऊंट छोटा जानवर है, ऊंट लकड़ी उठा करके कैसे लेगेगा भाई? नहीं, हाथी अपना सूंड की मदद से उठा लेता था। अगला है, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे कहां से कहां तक था? नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से सुक्कुर तक, लाहौर से शायद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लाहौर से सुक्कुर तक। शायद। बिल्कुल सही है, वही होगा। नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से सुक्कुर तक था, ध्यान रखिएगा। मुल्तान से सुक्कुर के बीच कौन सी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? तो इंडस वैली रेलवे, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे, उत्तर रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे? सर नॉर्दर्न। नहीं, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे तो हो गया भाई, लोहार से सक्कुर। ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, 10 का ये तो नहीं है होगा। इंडस वैली रेलवे, मुल्तान से सुक्कर। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आप लोग एक नदी के बारे में पढ़े थे, सिंधु नदी, और आप लोग 12th में पढ़े थे एक इंदुस, पढ़े थे ना? इंडस शब्द जो है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निकला है, और वहीं पर को मुल्तान बोलते हैं। मुल्तान आपका पाकिस्तान का भाग है। तो मुल्तान से सुक्कर के बीच में जो रेलवे लाइन का निर्माण हुआ होगा वह इंडस वैली रेलवे होगा। सिंधु घाटी, सिंधु इंडस, वहीं से वर्ड मिल रहा है, तो थोड़ा सा सोच करके बोलिए, सही बोल लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन निदेशक कौन था? सब कोई पढ़े हैं? बिल्कुल। अगला है आपका, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864। बिल्कुल, वन सेवा की स्थापना जो हुई थी आपका, वह आपका 1864 में हुई थी। ठीक है, वन सेवा की स्थापना 1864। अच्छा, 1865 में क्या हुआ था, याद है किसी को? सर क्या था, वन अधिनियम कुछ था। हाँ, अधिनियम जो था, वन सेवा अधिनियम जो था 1865 में था, बिल्कुल। अगला है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुआ था। कब हुआ था, कितना ईस्वी को? 1906 में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 1906 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। लीजिए, अगला क्वेश्चन ही वही है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई।
लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया। भारतीय वन अधिनियम कब आया? अभी जस्ट चर्चा हुआ। 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया था। क्वेश्चन में तो बन दिया तो आया। अरे भैया 64 में जो आपका है वो है आपका भारतीय वन सेवा की स्थापना, ठीक है। और अधिनियम 65 में। पहले जगह बना तब ना नियम आया। चलिए अगला देखिए। 1865 ईस्वी में वन अधिनियम के लागू होने के बाद कितना बार संशोधन हुआ है? 2 बार। कब कब हुआ है? 1878 में और 1927 हाँ 1927। एक बार हुआ था 1878 में, दूसरा बार हुआ है 1927 में। और 1878 तो 3 बार हुआ। और 1878 में जंगलों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने? और ग्रामीण। 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था आपका आरक्षित। पहला भाग क्या था आपका? आरक्षित। दूसरा भाग था आपका सुरक्षित और तीसरा भाग था आपका ग्रामीण। ये 3 भाग में बांटा गया था। कब? 1878 में। अगला है आपका 1927। बात देखिए, क्वेश्चन बिना पढ़े आप लोग आंसर बता रहे हैं। 1865 ईस्वी के वन अधिनियम में दिख रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल। दूसरी बार संशोधन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। दूसरी बार संशोधन 1927 में। आरक्षित। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? तो आरक्षित वन कहा जाता है, सबसे अच्छा जंगल। और जिससे गांव वाले कुछ ले सकते थे उसको ग्रामीण। दोनों। बिल्कुल। महुआ के किस भाग को खाया जाता है जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है? फूल का। महुआ का फूल खाया जाता है, बिल्कुल। आप महुआ, अरे भाई वो फूल ही टाइप का रहता है, हल्का हल्का निकला हुआ रहता है। गांव से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो देखे होंगे महुआ का फूल। कौन नहीं देखा है? महुआ के किस भाग से तेल बनाया जाता है? बीज। बीज, बिल्कुल। बीज से तेल बनाया जाता है। बीज। देखिए किसी का भी तेल बोले तो तेल आपका बीज से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए कौन से पौधे का इस्तेमाल करते हैं? बांस। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको जानते हैं। बांस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका किसके खोल का प्रयोग पानी के बोतल के रूप में किया जा सकता है? नारियल। कुमड़ा। कुमड़ा जो होता है थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है, एक टाइप का आप समझ लीजिए ना, कद्दू का जैसा लगता है। तो उसका का प्रयोग पानी का बोतल के रूप में पहले किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, महुए के तेल का इस्तेमाल किस कार्य में होता है? खाना पकाने, रोशनी के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए, बिल्कुल। हाँ, खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है महुआ का तेल का। पहले के टाइम में जब थोड़ी गरीबी थी लोगों के पास तो खाना पकाने में इस्तेमाल करते थे, रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। किसके पौधों की लताओं से रस्सी बनाई जाती है? तो सियादी पौधों की लताओं से क्या किया जाता है? रस्सी बनाई जाती है। और यहाँ पर एक वर्ड और दिया है, सेमूर। सेमूर के जो है कांटेदार छाल रहता है, उससे सब्जी छीला जाता है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, सेमूर जो है आपका ये कांटेदार छाल है। सेमूर क्या है? कांटेदार छाल। कोई लेखम तो बना हुआ होता है वही, ठीक है। और लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया की में झूम या घुमंतु केसरी को क्या बोलते हैं? तो हम बोले थे दक्षिण का आदमी लाद लेता है, दक्षिण, ठीक है। और मिल्पा था मध्य अमेरिका का, और तावी था आपका श्रीलंका का चेना है। श्रीलंका का चेना था। और तावी या चितमैन बोले तो ये अफ्रीका का है। चितमैन जो है आपका ये अफ्रीका का है, और तावी भी आपका अफ्रीका का है। मिल्पा किसका था? मध्य अमेरिका का। मध्य अमेरिका। तो श्रीलंका में घुमंतु कृषि को किस नाम से जानते हैं? चेना। श्रीलंका का लोग बहुत चना खाता है इसलिए चेना। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में लगभग कितने बाघ मारे गए थे? तो 80,000 बाघ मारे गए थे। 1.5 लाख। देखिए 1875 से 1925 में इनाम के लालच में 80,000 बाघ मारे गए थे, और 1.5 लाख तेंदुआ और 2 लाख भेड़िया। 1.5 लाख तेंदुआ मारा गया था। 1.5 लाख कितना मारा गया था?
तेंदुआ मारा गया था और 2 लाख भेड़िया मारा गया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा तीनों चीज। अगला है आपका, जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने कितने बाघों को मारा था? तो 4। हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री का लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव 30 नंबर तक पिछले क्लास में जा चुके थे। अब हम लोग 31 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। जहां डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेगा भारत के किस भाग की एक मुख्य जनजाति है? बेगा की बात करें, वह किस भाग की एक मुख्य जनजाति है? पश्चिमी भारत। यह पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत या मध्य भारत? तो इसका उत्तर जो होगा आपका वह मध्य भारत हो जाएगा। बेगा जनजाति की अगर हम बात करें तो ये कहाँ की है? मध्य भारत की है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, लेटेक्स किस वृक्ष से निकलता है? तो लेटेक्स की अगर हम बात करें तो यह आपका रबड़ के वृक्ष से निकलता है। लेटेक्स किस वृक्ष से निकलता है? रबड़ के वृक्ष से। अगला है आपका, मध्यकाल में कौन सा आदिवासी समुदाय व्यापार करता था? तो व्यापार की अगर हम बात करें तो बंजारा समुदाय क्या करता था? व्यापार करता था। आगे बढ़ते हैं। कोरोवा, कराचा और येरुकुला जैसे चरवाहे और घुमंतू समुदाय किस क्षेत्र के थे? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोरोवा, कराचा व येरुकुला जैसे चरवाहे और घुमंतू समुदाय किस क्षेत्र के थे? तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। कहाँ के थे? मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला है आपका, झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड। देखिए ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है। संथाल जाति कहाँ रहती है? झारखंड में। और उरांव जाति भी कहाँ पे? झारखंड में। गोंड जनजाति कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ में। के आदिवासियों को काम करने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो आदिवासियों को काम करने के लिए असम, बिल्कुल असम के चाय बागानों में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेजन क्षेत्र के हितोतोष कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर कौन सा व्यवसाय निर्भर करता था? हाँ बिल्कुल, ये अगर इसका नहीं, रबड़ की निकासी। कहीं पढ़े नहीं थे तो अमेजन क्षेत्र के हितोतोष कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर रबड़ की निकासी का उद्योग क्या था? निर्भर करता था, ध्यान रखिएगा। अगला है, अल्लूरी सीताराम राजू किस क्षेत्र में विद्रोह किए थे? छोटा नागपुर, संथाल परगना, आंध्र प्रदेश या मध्य भारत? आंध्र प्रदेश। अगर नहीं, इसका आंसर जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में विद्रोह किए थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, बस्तर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? इंद्रावती नदी बस्तर के पूर्वी छोर पर स्थित है, इंद्रावती नदी बस्तर के पश्चिमी छोर पर स्थित है, इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब में बहती है, या इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर बसती है? बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम बहती है। कहां से? पूरब से पश्चिम। नेथानार गांव के गुंडाधुर किस विद्रोह के नेता थे? तो गुंडाधुर की अगर बात करें, ये किस विद्रोह के नेता थे? तो बस्तर, बिल्कुल बस्तर विद्रोह के नेता थे। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 या 1970 ईस्वी दशक में भारत के किस क्षेत्र में विश्व बैंक ने कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाने की सलाह दी थी? साल वन की जगह देवदार का पेड़, इसकी सलाह बस्तर क्षेत्र में दी थी। बिल्कुल, ये जो सलाह दी थी कहां पर दी थी? बस्तर क्षेत्र में दी थी, ध्यान रखिएगा। अगला है, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया डच का उपनिवेश था। आज के इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप जावा पहले क्या था? ऑप्शन बी आप बोल रहे हैं, 44 का बी नंबर, वनाच्छादित। बिल्कुल, पहले ये चावल उत्पादक देश नहीं था, बल्कि यह क्या था? वनाच्छादित था, मतलब पूरा का पूरा जंगल से घिरा हुआ था। बाद में यहाँ पर क्या होने लगा? खेती होने लगा बहुत ज्यादा, तो यहाँ चावल बहुत ज्यादा उपजता था, ध्यान रखिएगा।
अगला है आपका, जावा में कलांग समुदाय कौन थे? तो घुमंतु किसान, कुशल लकड़हारे या दोनों? तो दोनों थे। जावा पर डचों के बाद किस देश का कब्जा हो गया? जापान। जावा पर जापान का कब्जा हो गया था, बिल्कुल। जावा पर डचों के बाद किसका कब्जा हुआ था? जापान का कब्जा हुआ था। जावा में भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? आप अभी पढ़ें कि पहले था डच का कब्जा, बाद में होगा जापान का, तो डच वाला चाहेगा कि जापान वाला को कब्जा करने दे? नहीं, इसीलिए उसने भस्म करके भागो नीति अपनाई कि सारा का सारा चीज को जला दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? तो अगर इसकी अनिवार्यता की बात करें, राजस्व वसूलने के लिए, औपनिवेशिक आगमन और व्यापार में सहायक थी, या सेना के आगमन में? तो देखो, रेल लाइन की मदद से क्या करोगे? बिल्कुल बी और सी दोनों, आगमन व्यापार होगा और सेना का आगमन होगा। अगला है आपका, घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियां कहां से ले जा रहे हैं? बी और सी दोनों। बी और सी, बिल्कुल। आरक्षित वन से नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि ये फिक्स था सरकार के लिए, तो सुरक्षित वन से और ग्रामीण वन से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विदेशों में निम्न में से कौन सा नाम झूम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? थारू। तो ये थारू जो है आपका इस्तेमाल नहीं होता है। लादिंग, मिल्पा और चेना तीनों इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? जॉर्ज यूल। कितना बाघ मारा था? 400। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसे वन कानून के अंतर्गत नहीं लाया गया? इसने झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया, इसने शिकार और पशु चराने को प्रतिबंधित कर दिया, इसने लोगों को जंगलों में अनेक घरों से विस्थापित कर दिया, या इसने गांव में पशुपालन पर रोक लगा दी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गांव में पशुपालन पे रोक नहीं लगाया था भाई। तुम अपना हारा मन, तुम गांव में पशुपालन करो, उससे कोई मतलब नहीं था। ऑप्शन 3 में कह रहा है इसने लोगों को जंगलों में अनेक घरों से विस्थापित कर दिया, कि जंगल के अंदर तुम घर बना करके नहीं रह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं कहा जाता है? अपराधी कबीला की बात करें तो संथाल, कोरवा, करचा या येरुकुला? तो अपराधी कबीला संथाल को नहीं कहा जाता है, क्योंकि संथाल एक जगह बस करके रहता था राजमहल की पहाड़ी में, जबकि करचा, कोरवा और येरुकुला ये सबको अपराधी कबीला कहा जाता था। यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए आंसर ए होगा। ठीक है, हम ही बता दिए इसको। कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन है? अभी हम जस्ट बताए थे। स्लीपर का कहाँ इस्तेमाल होता है? रेल की पटरी। रेल पटरी के। अच्छा, एक चीज बताइए, स्लीपर कहाँ इस्तेमाल होता था? स्लीपर क्या था, मैंने आपको बताया था, ये दो लोहा का रड है, इस रड को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता था। तो रेल की पटरी के नीचे इस्तेमाल होता था। इंजन में लोहा इस्तेमाल किया जाता है भाई, लकड़ी इस्तेमाल नहीं किया जाता। डिब्बा में, अब भाई जब यहाँ पर बी नंबर होबे नहीं करेगा तो डिब्बा से हम क्यों जाएंगे? ठीक है, आगे है आपका, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? झूम कृषि। अगला है आपका, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, वहां पर जिस वन्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता था उसे क्या कहा गया था? वैज्ञानिक वानिकी। इसका आंसर वैज्ञानिक वानिकी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, कौन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाला वन्य समुदायों का नायक नहीं था? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। बिल्कुल जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। 58 नंबर का आंसर जो होगा आपका वो डी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। ये वन्य समुदाय का नायक नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, तेंदू के पत्ते का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सब कोई जानते हैं, चमड़ा रंगने में, चॉकलेट बनाने में, बीड़ी बनाने में या सजावट करने में? चमड़ा बनाने नहीं, बीड़ी बनाने में। ठीक है, तेंदू के बनाने में भी प्रयोग होता है। हाँ,
तेंदू का पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है, बुढ़ा लोग को फूकते देखे होगे आप लोग। चर्म शोधक टेनिन का क्या उपयोग है? टेनिन का उपयोग चॉकलेट बनाने में, बीड़ी बनाने में, सुगंधित सामान बनाने में, या खाल से चमड़ा बनाने में? अरे भैया, जब चर्म लिखा है तो चर्म मतलब क्या होता है? चमड़ा। बात खत्म। कृषि भूमि विस्तार का बुरा परिणाम क्या था? खाद्यान्न में वृद्धि, अकाल में कमी, वनों का विनाश, या फिर इनमें से कोई नहीं? वनों का विनाश। बिल्कुल। अगला है आपका 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण था? वनों की तो वनों की कमी। वनों की कमी के कारण क्या हो रहा था? यहाँ पर जलयान निर्माण की समस्या हो गई थी उत्पन्न। काहे भाई? क्योंकि लकड़ी नहीं मिल रहा था। लकड़ी नहीं बनता तो जलयान कैसे बनता? जलयान क्या होता है? जलयान मतलब हो गया नाव रे, नाव या फिर जहाज बोल सकते हैं। घुमंतू खेती एक वर्ष में एक खेत पर कितने वर्षों तक की जाती थी? 2 वर्ष। ये आपका 2 वर्ष तक की जाती थी। एक खेत पर कितना साल तक? 2 साल तक। चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों का निर्माण अधिकतर कैसे हुआ था? घर को उजाड़कर, वनों को काटकर, धान के खेतों को रूपांतरित करके, या इनमें से कोई नहीं? वनों को काटकर। बिल्कुल। बेहतरीन बाड़े बनाने के लिए किस पौधे का इस्तेमाल होता था? अरे भाई, बाड़ा बनाना है, बाड़ा मतलब पूरा घेराबंदी करना है, तो अभी भी घेराबंदी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बांस का इस्तेमाल करते हैं। अभी वसंत पंचमी आ ही रहा है, बांस से बनाएंगे हम लोग। वन इलाके में रहने वाले लोग जंगल से क्या लेते थे? और लकड़ी औषधि नहीं लेंगे ना? सभी हो जाएगा। तेंदू पत्ता के एक बंडल में कितने पत्ते होते थे? तो एक बंडल में आपका 50 पत्ते होते थे। एक बंडल में 50 पत्ते। जॉर्ज यूल किस जानवर के शिकार के लिए जाना जाता है? बाघ। अगला है आपका, देखो कितना टेढ़ा क्वेश्चन दिया है, हम पहले भी जानते थे हम। हाँ, नागा अरिंद्र जेरी किस देश का आदिवासी समुदाय है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी समुदाय है। मैंने सारा पढ़ाया है आप लोग को। अगला है आपका, आदिवासी समुदाय में ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको होती है?